सर्वप्रथम इन 5 नियमों पर हम गौर फरमाएंगे। क्योंकि सबसे पहला काम अगर कोई होता है हिंदी वाक्य का संस्कृत अनुवाद करने के लिए, तो पहला काम है कर्ता पहचान, यानी किसी हिंदी वाक्य में कर्ता कौन है। तो राम संस्कृत पढ़ता है, उदाहरण के तौर पे एक हिंदी वाक्य है, इसमें कर्ता का पहचान करेंगे तो इसमें कर्ता कौन है? राम। तो राम कर्ता क्यों है? क्योंकि कर्ता कारक की परिभाषा है जो क्रिया को करे उसे कर्ता कारक कहते हैं। इस आधार पर हम देखते हैं कि राम संस्कृत पढ़ता है में पढ़ता है क्रियापद है, जिसको करने वाला कौन है? राम है। इसीलिए स्पष्ट जाहिर होता है कि इस वाक्य का कर्ता पद जो है वो राम है। तो राम हम कर्ता पहचान कर लिए। स्व मतलब साथ होता है, इसको इंग्लिश में कम कहते हैं। फिर कर्ता का पुरुष व वचन पहचान, साथ साथ हमको दूसरा काम क्या करना है? कर्ता का पुरुष और वचन भी पहचान करना है। तो आपको विदित है, आपको पूर्व विदित है, बताया गया है, पहले से मालूम है कि कोई भी संज्ञा क्या होता है? प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष ही होता है, नहीं? क्यों? क्योंकि न वह बोलने वाला होता है, न लिखने वाला होता है, न भाषा के तीनों रूपों के आधार पर जो बोलने वाला होता है वो मौखिक भाषा के माध्यम से होता है, और जो लिखने वाला होता है लिखित भाषा के माध्यम से होता है ना? और जो इशारा करने वाला होता है वो सांकेतिक भाषा के आधार पर होता है ना? तो ये वक्ता, लेखक या सांकेतक, ये क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष, यानी बोलने वाला, लिखने वाला और इशारा करने वाला, ये तीनों हो गया उत्तम पुरुष। श्रोता यानी सुनने वाला, पाठक यानी पढ़ने वाला, और संकेत ग्राहक है ना, संकेत ग्रहण करने वाला, ये क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष, है ना? और जो न बोल सके, न बोलने वाला हो, न सुनने वाला हो, यानी जो न लिखने वाला हो, न पढ़ने वाला हो, जो न संकेत करने वाला हो, न संकेत समझने वाला हो, वो क्या हो जाता है? अन्य पुरुष, इसके अलावा हो जाता है। अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जिसको तू धंधा बोलता है ना, क्राइम में बोल, धंधा बंद कर ले वरना सांस लेना भी मुश्किल कर दूंगा। तो जब भी किसी वाक्य में किसी संज्ञा का प्रयोग होता है तो क्या होता है कि वह खुद नहीं बोल रहा होता है, वह खुद सुन नहीं रहा होता है ना? जैसे कि राम संस्कृत पढ़ता है, यह बात न राम बोल रहा है और न राम सुन रहा है। यही कारण है कि स्पष्ट हो जाता है कि यह अन्य पुरुष है, न वक्ता है न श्रोता है ना? इसी आधार पर सभी संज्ञा पद क्या हो जाते हैं? अन्य पुरुष ही होते हैं, जिसे इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहा जाता है, यानी फर्स्ट मैं, सेकंड तुम और थर्ड कोई और, है ना? तो चलिए, तो कर्ता का पुरुष वचन पहचान करना था। इसमें हम देखें कि कर्ता जो है, कर्ता पद पर राम है, राम एक संज्ञा है और सभी संज्ञा प्रथम पुरुष होते हैं। इस आधार पर प्रथम पुरुष हो गया राम। और हम देखते हैं कि राम तो सिर्फ राम एक ही है, इसलिए एक वचन भी है, तो स्पष्ट हो गया कर्ता का पुरुष और वचन पहचान। अब करना है कि कर्ता का संस्कृत निश्चित रूप से हमेशा प्रथमा विभक्ति में ही लिखना। दूसरा काम हमें क्या करना है कि कर्ता पद जो होगा उसका संस्कृत निश्चित रूप से हम हमेशा प्रथमा विभक्ति में ही लिखेंगे। तो प्रथमा विभक्ति में इसका रूप हम लिखेंगे, और चूंकि राम एक वचन है तो एक वचन में लिखेंगे। राम का अपना शब्दरूप होता है, जो भी संज्ञा सर्वनाम शब्द होते हैं इनका शब्दरूप होता है, और जो क्रियापद होते हैं उनके धातु का क्या होता है? धातु रूप होता है। तो राम का शब्दरूप खुद अपना है, रामः रामौ रामा। प्रथमा व्यक्ति में क्या होता है? रामः रामौ रामा। तीनों वचनों में मैं बोला, तो प्रथमा के एक वचन में क्या मिला? राम। तो राम का संस्कृत क्या हो जाएगा? राम।
तो हम देखते हैं कि राम का संस्कृत हो गया राम, लिखा गया। तो कर्ता का संस्कृत निश्चित रूप से हमने लिख दिया राम। अब काम करना है, कर्म का संस्कृत लिखना है। तो कर्म का संस्कृत हमेशा द्वितीय विभक्ति में ही लिखना है, और कर्ता का संस्कृत हमेशा प्रथमा में क्यों लिखना है? चूंकि एक नियम है विभक्ति का विशेष प्रयोग, वो कहता है कि कर्तरी प्रथमा, यानी कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति ही होती है। संबोधने प्रथमा, और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति ही होती है। इस आधार पर वहाँ हुआ। कर्म का है कि कर्मणि द्वितीया, यह कहता है कि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति ही होती है, यानी निश्चित रूप से निश्चितता का बोध करता है। इस संदर्भ में हम देखते हैं कि द्वितीय विभक्ति कर्म का है, और कर्म किसे कहते हैं ये भी आपको बताया गया है कि क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कहते हैं, या कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में लगे उसे कर्म कहते हैं। लेकिन उसका भी सटीक हॉट ट्रिक बताया मैंने आपको कि क्रिया के ठीक पूर्व आए हुए शब्द के स्थान पर हम क्या करेंगे, क्या या किसी प्रश्न को बारी बारी से रखकर जांच करेंगे कि वो प्रश्न सार्थक हो रहा है या नहीं। अगर प्रश्न सार्थक हो रहा है तो क्या होगा, उसके उत्तर के रूप में वह शब्द आएगा। तो यहाँ पढ़ता है क्रिया के ठीक पूर्व कौन शब्द आया है? संस्कृत शब्द आया है। तो हम इसको हटा करके यहाँ पर क्या प्रश्न को रखेंगे? राम क्या पढ़ता है? प्रश्न वाजिब हो रहा है, प्रश्न सार्थक हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके उत्तर के रूप में संस्कृत आएगा। तो राम क्या पढ़ता है का उत्तर मिल गया, राम संस्कृत पढ़ता है। तो संस्कृत अवश्य ही कर्म है, और कर्म है तो कर्म का संस्कृत हमें द्वितीय विभक्ति में ही लिखना है। तो संस्कृत शब्द अकारांत पुल्लिंग है, राम की तरह ही रूप चलेगा। राम, बालक, देव शब्द का रूप एक समान चलता है, सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों का रूप राम पर ही चलता है। तो जैसे रामो रामौ रमा हुआ, वैसे संस्कृता संस्कृतौ संस्कृता हुआ, और द्वितीय विभक्ति में क्या हो जाएगा, रामम रामौ रामान, वैसे ही संस्कृतम संस्कृतौ संस्कृतान। तो हमको संस्कृत भी यहाँ पर एक वचन है, संस्कृत का मतलब एक भाषा का बोध हो रहा है ना। तो द्वितीय के एक वचन में संस्कृतम हो जाएगा ना। तो राम संस्कृतम, ऐसे दूसरे पद का भी हमने लिख लिया, राम संस्कृतम। यहाँ तक आ गए। चौथे पायदान पर करना है हमको कि कर्ता कर्म या क्रिया के अतिरिक्त यानी अलावे अन्य शब्दों का संस्कृत उस शब्द के आगे आए विभक्ति चिन्ह से संबंधित विभक्ति। तो कोई अन्य शब्द नहीं आया है, कर्ता क्रिया और कर्म के अलावा कोई अन्य शब्द यहाँ नहीं आया है। इस चौथा नियम से अभी हमको कोई लेना देना नहीं है। अब आइए पांचवा है। पांचवा में सबसे पहले क्या करना है, क ख करके दिया गया है, यानी पहला काम करना है क्रिया का संस्कृत लिखने के लिए क्रिया के कथन विधि का पहचान करेंगे और लकार का निर्धारण करेंगे, है ना। तो क्रिया के कथन विधि का पहचान भी आपको लिखाया गया है ना, और उसके आधार पर लकार का निर्धारण भी बताया गया है। यानी बताया गया है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हैं, हो या हूँ रहे, निश्चित रूप से वर्तमान काल की क्रिया होती है और उसमें लट लकार का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम आ गए कि हम यहाँ पर है तो पढ़ता है, अंत में है आया, और इस आधार पर हम लट लकार का प्रयोग करेंगे। हालांकि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल तीनों ही कालों के भेद होते हैं। तो वर्तमान काल का चाहे कोई भी भेद हो, उसके अंत में है, हो और हूँ आएगा ही आएगा, यह अनिवार्य है। इसीलिए चुका है, चुकी है, रहा है, रही है, ता है, थी है न करके आपको जल्दी समझ में आए, आप सटीक रूप से जो है हमेशा के लिए उसको निश्चित रूप से पकड़ कर लें उस पर, इसलिए मैंने इस चीज़ को बताया। तो चलिए, वर्तमान काल के आधार पर लट लकार निश्चय हो गया। अब क्या कहता है दूसरा नियम 5 का, कि उसके बाद कर्ता के पुरुष और वचन के अनुरूप, अनुरूप मतलब अनुसार, कर्ता के पुरुष और वचन के अनुरूप। कर्ता का पुरुष और वचन हमने क्या पहचाना था, प्रथम पुरुष है ना, और एक वचन। तो प्रथम पुरुष एक वचन में चलेंगे लट लकार में, और यहाँ पढ़ना क्रिया का संस्कृत लिखेंगे। पठ धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। तो पठती, पठता, पठंती हुआ प्रथम पुरुष में, तो पठती आया प्रथम पुरुष एक वचन में,
तो राम संस्कृतम पठती हुआ, इसी तरह से होगा। उसी आधार पर वह क्या है, करता है, वह पत्र लिखता है में वह करता है ना। और बताया गया है कि स्वतौते है ना, पुल्लिंग का सर्वनाम पद है प्रथम पुरुष का, है ना, स्वतौते। स्त्रीलिंग का प्रथम पुरुष का क्या है, सा ते ता, और नपुंसक लिंग का है तत्ते तानी। तो सह आ गया इसका, वह पत्र लिखता है, स्पष्ट है कि लिखने वाला पुरुष है ना, पुल्लिंग है। तो वह का संस्कृत स हुआ, और स प्रथम पुरुष एक वचन है ना। फिर यहाँ लिखता है, क्रियापद के पहले जो शब्द आया है कर्म है ना, क्योंकि वह क्या लिखता है का उत्तर दे रहा है, वह पत्र लिखता है। क्या का उत्तर मिल रहा है पत्र से, पत्र यहाँ भी हो गया कौन चीज, कर्म हो गया। और कर्म के आधार पर इसमें भी हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, है ना, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो पत्र जो है ऑलरेडी आपको नपुंसकलिंग शब्द है, अकारांत नपुंसकलिंग, है ना। इसमें फल शब्द होता है, फल शब्द के आधार पर ही पत्र शब्द भी होगा। जैसे फलम फले फलानी, वैसे पत्रम पत्रे पत्रानी, लेकिन द्वितीय में आना है। तो प्रथमा और द्वितीय बिल्कुल एक समान होता है तीनों ही वचन में, पत्रम पत्रे पत्रानी या फिर पत्रम पत्रे पत्रानी। तो द्वितीय के एक वचन में आए, एक ही पत्र का बोध हो रहा है, वचन का भी ख्याल रखते रहना है हमेशा। तो पत्रम ही होगा, सह पत्रम। फिर क्या हो जाएगा, सह प्रथम पुरुष एक वचन है, तो ती तहंती के आधार पर लिखती हुआ प्रथम पुरुष एक वचन में सह पत्रम लिखती। ठीक है। यहाँ ये तुम क्या है, तुम का संस्कृत क्या होता है, तुम होता है। तुम आम खाते हो, इसमें स्पष्ट है कि हम यह वाक्य जो बोल रहे हैं इसमें तुम जो है सुनने वाला है, हम तुमको ही यह बात कह रहे हैं। तो जिसको कहा जाता है वो सुनता है, और जो सुनता है वो मध्यम पुरुष होता है। इस आधार पर तुम मध्यम पुरुष है, और तुम का संस्कृत भी तुम होता है। तो सर्वनाम पदों में प्रथम पुरुष में हो गया सौते, उसके बाद क्या हो जाता है, तुम युवाम यूयम मध्यम पुरुष, अहम अवाम वयम उत्तम पुरुष, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए ही। तो तुम हो गया मध्यम पुरुष एक वचन, तुम का संस्कृत तुम मध्यम पुरुष एक वचन। एक और चीज का हम लोग ख्याल रखेंगे, हाँ आगे है स्वर वर्ण ही आने वाला है, ठीक है। एक बात पर ध्यान देंगे, कहीं पर म के लिए, म व्यंजन के लिए, म व्यंजन का मतलब है जिसको आप लोग बोलते हैं अपनी भाषा में आधा अक्षर, है ना, आधा अक्षर बोलते हैं। जैसे आधा म के लिए, हालांकि आधा म कहना जायज़ नहीं है, उसको क्या कहना चाहिए, म व्यंजन के लिए। व्यंजन का स्वरूप ही है हल युक्त, ठीक है ना। तो यहाँ पर त्र के बाद आधा म आया है, जिसके लिए यहाँ अनुस्वार का प्रयोग हुआ, यहाँ म लिख दिया गया। कहीं पर ये भी आधा म है, वो भी आधा म है, लेकिन यहाँ पर अनुस्वार दिया गया, यहाँ पर म लिख दिया गया। इसका भी ख्याल रखेंगे। अगले पद के प्रारंभ में व्यंजन वर्ण है, इसलिए अनुस्वार दिया गया। अगले पद के प्रारंभ में स्वर वर्ण आने वाला है, इसलिए मैंने म लिखा। देखिए स्वर वर्ण आ रहा है। आम जो है कर्म है, फिर आम का संस्कृत भी फल जैसे चलेगा, पत्र जैसे चलेगा, है ना। और आम से एक ही का बोध हो रहा है, एक ही आम का, तो क्या हो जाएगा, द्वितीय में क्या हो जाएगा, आम्रम हो जाएगा। प्रथमा में भी आम्रम और द्वितीय में भी आम्रम। तो तुम आम्रम, तो आ आया ना जी, आम्रम के प्रारंभ में क्या आया, आ एक स्वर है, इसलिए यहाँ म हुआ था। वहाँ ल एक व्यंजन था, इसलिए अनुस्वार हुआ था, आम्रम। फिर आगे व्यंजन आने वाला है, तो यहाँ अनुस्वार दे दिए, आम्रम। और चूंकि मध्यम पुरुष में तिंग प्रत्यय, तिंग प्रत्यय के आधार पर ही हम धातु रूप बनाते हैं, जिसे आप लोग जानते हैं ती हंती सी थ आमिया व आम, ये तिंग प्रत्यय है। इसी को धातु के अंत में जोड़ करके रूप बनाना है।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी थ वाला में सबसे पहले सी आता है, यानी प्रथम मध्यम पुरुष के एक वचन में सी आता है, और यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन है तुम, तो सी जोड़ेंगे। खाना का संस्कृत क्या होता है, धातु खाद होता है, तो खाद में सी लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, खादसी। पठ में सी लगाएंगे तो पठसी, खादसी। मैं विद्यालय जाता हूँ, इसमें मैं क्या है, मैं का संस्कृत अहम होता है, लेकिन मैं स्वयं बोल रहा हूँ, बोलने वाला ही मैं है, इसलिए वक्ता है तो ये उत्तम पुरुष है। इस आधार पर भी इसका संस्कृत अहम होता है, तो फत उते त्वम जुवाम जुवम अहम अवाम वयम, इस आधार पर भी उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष एक वचन है, तो अहम उत्तम पुरुष एक वचन है। चलिए हो गया। और विद्यालय जाता हूँ, मैं जाता हूँ क्रियापद के पहले विद्यालय आया है, इसको जांचें कि कर्म है कि नहीं है। कर्म नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या प्रश्न लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैं क्या जाता हूँ, यह प्रश्न गलत हो जाएगा। मैं दो शब्दों को बताया था, दो प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करना है जांच करने के लिए, एक क्या और दूसरा किसे। तो क्या गलत हो गया, तो किसे को रखकर देखें। मैं किसे जाता हूँ, यह भी प्रश्न गलत है, यानी इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर विद्यालय शब्द नहीं दे पाया, अवश्य ही यह कर्म नहीं है, कोई अन्य शब्द है। तब देखेंगे इसके साथ कौन से विभक्ति का भाव जुड़ा है। यहाँ पर लिखा हुआ है चौथे नंबर में कि कर्ता कर्म व क्रिया के अतिरिक्त अन्य शब्दों का संस्कृत, उस शब्द के आगे आए विभक्ति चिन्ह, तो कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आया है। विभक्ति चिन्ह से संबंधित विभक्ति, तो विभक्ति चिन्ह आया ही नहीं है, तो उसको छोड़िए। या उस शब्द में निहित विभक्ति, उस शब्द में निहित मतलब मौजूद, निहित मतलब मौजूद विभक्ति भाव में लिखना। तो इसमें कौन से विभक्ति का भाव निहित है, मौजूद है, इसको हम देखेंगे, तलाशेंगे। तो एक इसका विशेष नियम है, विशेष विभक्ति प्रयोग में आता है, प्रत्यनुधिक निक्फा अंतरांतरे न जावत भी द्वितीय। यह नियम कहता है कि प्रति अनुधिक निक्फा अंतरा अंतरेण शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। प्रति मतलब और होता है, प्रति मतलब और, यहाँ इसी का मतलब है, इसी की जरूरत है। हम जहाँ भी जाते हैं, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द है, जो कहाँ शब्द का उत्तर दे वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द होता है। और मैं कहाँ जाता हूँ प्रश्न का ये उत्तर दे रहा है, तो क्रिया विशेषण है। और कौन सा, स्थानवाचक। हालांकि उसको छोड़िए, जहाँ भी जाया जाता है, जिस ओर जाया जाता है, जहाँ भी जाया जाता है उस ओर जाया जाता है। नहीं, मैं विद्यालय जाता हूँ यानी मैं विद्यालय की ओर जाता हूँ, की ओर का भाव जुड़ा हुआ है, यहाँ भाव की ओर का ही होता है। तो इस आधार पर प्रति आया, तो प्रति आप लिखें या ना लिखें, लेकिन प्रति के योग में क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति उस शब्द में हो जाएगा। तो द्वितीय विभक्ति में इसका प्रयोग करेंगे। विद्यालय भी बालक या राम शब्द जैसे हैं, द्वितीय विभक्ति के एक वचन में जाएंगे। बालक बालक बालका है, बालकम बालक बालकान, तो बालकम आया। या राम राम रामा रामम राम रामान, तो रामम आया। तो रामम या बालकम की तरह क्या हो जाएगा, विद्यालयम, विद्यालयम। अहम अवाम वयम, तो अहम उत्तम पुरुष एक वचन है। तो उत्तम पुरुष एक वचन में जैसा कि आपको पता है, आमी आव आम तीन प्रत्यय होता है। तो प्रथम पुरुष के एक वचन में आमी आया। जाना क्रिया का धातु होता है गच्छ, गच्छ होता नहीं है, होता है गम, गम से परिवर्तित होकर क्या हो जाता है, गच्छ। तो गम मूल धातु है और गच्छ परिवर्तित धातु है। तो बाकी चार लकारों में है ना, गच्छ पर रूप चलता है, और लिरिक लकार में गम पर रूप चलता है। जैसे गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यंती होता है, गच्छिष्यति गच्छिष्यता नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गच्छामी, गच्छति गच्छत गच्छन्ति गच्छति गच्छत गच्छत गच्छामी गच्छाव गच्छाम। तो उत्तम पुरुष एक वचन में गच्छामी आया तो गच्छामी हो गया। अब जल्दी जल्दी मैं आपको यह बताकर समाप्त करूंगा। गीता गीत गाती है, गीता इस वाक्य की करता है, और गीता एक संज्ञा है। इस आधार पर गीता प्रथम पुरुष है ना। और गीता एक संज्ञा है, तो सभी संज्ञा में प्रथमा विभक्ति ही होगा, सभी कर्ता में।
इस आधार पर गीता का संस्कृत प्रथमा विभक्ति में लिखेंगे पहले, और प्रथमा विभक्ति में जाने के लिए प्रथमा विभक्ति का मतलब है शब्द रूप, है ना। शब्द रूपों में विभक्तियां होती हैं और धातु रूपों में पुरुष होते हैं, ठीक ना। तो गीता शब्द कैसा शब्द है, पहले रूप चलाने के लिए सबसे पहले जरूरी है स्वरांत को देखना, व्यंजनांत को देखना। शब्द स्वरांत है या व्यंजनांत है, दो तरह के होते हैं। तो शब्द के अंत में आ स्वर आया है तो स्वरांत है, और स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो गीता स्त्रीलिंग है, और आकारांत स्त्रीलिंग है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का रूप होता है लता, इसीलिए लता शब्द याद कराया था आप लोगों को। तो लता के आधार पर बताइए कि लता लते लता होता है, तो प्रथमा के एक वचन में लता का लता ही रह जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो गीता का गीता ही रहेगा, यहाँ विसर्ग नहीं लगेगा। एक आम तौर पर जो नहीं जानते हैं उनको भ्रम रहता है, विसर्ग कहीं भी लगा देते हैं, तो गीता का गीता रह गया। फिर यहाँ गीत कर्म है, चूंकि गाती है क्रिया के पहले क्या प्रश्न लगाइए, क्या गाती है, तो गीत गाती है, प्रश्न सही है, उत्तर मिल रहा है। तो गीत कर्म है, कर्म है तो द्वितीय विभक्ति में आएंगे। गीत शब्द भी क्या है, गीत शब्द जो है तत्सम ही है, डायरेक्ट उसी का रूप चलाना है। तो गीत शब्द अकारांत पुल्लिंग है, यानी आपको जो है सो पुल्लिंग बालक या राम की तरह ही चलाएंगे। जैसे रामम या बालकम हो जाता है द्वितीय के एक वचन में, क्या हो जाएगा गीतम। फिर गाती है, तो चूंकि कर्ता प्रथम पुरुष था, गीता संज्ञा थी, है ना, तो प्रथम पुरुष एक वचन, तो प्रथम पुरुष एक वचन में कर्ता के अनुरूप ही क्रिया का संस्कृत लिखना है, ठीक ना। और चूंकि मैं बताना भूल रहा हूँ, फिर सब के अंत में है, हो है, हूँ है ना, कहीं है, तो है, हो या हूँ वाला ही है। तो हम आश्वस्त हो गए कि सब का प्रयोग हमको लट लकार में ही करना है। तो अब सीधे सीधे हम लोग कर्ता के पुरुष वचन के अनुसार क्रिया के पुरुष वचन को लिख रहे हैं, ठीक है ना। अगर भिन्न भिन्न तरह की क्रियाएं होंगी तो निश्चित रूप से सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिया के कथन को पहचानेंगे, है ना। क्रिया से किस कथन का बोध हो रहा है, आज्ञा का बोध हो रहा है तो लोट लकार, बुलाने का यानी आमंत्रण का बोध हो रहा है तो लोट लकार, मना करने यानी निषेध का बोध हो रहा है तो लोट लकार, क्रिया के अंत में चाहिए लगा है तो विधिलिंग लकार, क्रिया से भविष्यत काल का बोध हो रहा है तो लिट लकार, भूतकाल का बोध हो रहा है तो लंग लकार, और वर्तमान काल का तो बता ही रहे हैं। तो आइए छठा पर चलते हैं। तो गीतम, और चूंकि गाना क्रिया है, यहाँ गाती है का क्या होगा, गाती है क्रिया पर का धातु क्या होता है, गए। मैं बता दूं, गए, ये गए है, और ये गए मूल धातु है, इससे परिवर्तित होकर क्या हो जाता है, गाय, है ना। और इस गाय पर रूप चलता है, तो गायती गायता गायंती, है ना। तो प्रथम पुरुष एक वचन में आना है तो गायती हो गया ना। चलिए ये भी हो गया। वह भोजन पकाती है, वह भोजन पकाती है से स्पष्ट होता है कि वह स्त्रीलिंग है ना। तो वह स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में क्या हो जाता है, सा हो गया। तो स हो पुल्लिंग में स होता है और स्त्रीलिंग में सा होता है, लेकिन पुरुष तो सेम है जी, प्रथम पुरुष ही ना है। वह भोजन पकाती है तो वह न बोलने वाली है न सुनने वाली है, कोई अन्य है तो अन्य पुरुष है। और बताया भी गया है कि सभी संज्ञाओं को वह, वे, दोनों, वे या वे लोग या वे सबको अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष कहा जाता है। तो सा हो गया। भोजन यहाँ कर्म है, मैं बार बार बता दिया हूँ, यानी क्या पकाती है तो उसका उत्तर मिल रहा है भोजन से, भोजन पकाती है तो भोजन कर्म हो गया। तो भोजन को द्वितीय व्यक्ति में ले आएंगे। भोजन कैसा शब्द है, बालक जैसा ही है, जैसे बालकम वैसे फिर भोजनम। पच मने पकाना होता है, जैसे पठ मने पढ़ना होता है, जैसे उसमें तीता अंति लगाकर रूप बनाना है, वैसे ही बनाना है। तो पचती पचता पचंती में सबसे पहले क्या मिला, पचती, प्रथम पुरुष एक वचन में पचती मिला, चूंकि सा प्रथम पुरुष एक वचन था, कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन, तो क्रिया भी यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन। और क्रिया पद पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो,
सबके लिए क्रियापद वही होता है, समान रूप से होता है। धातु में और क्रिया में परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हो गया, वह भोजन पकाता है तब भी पचती होगा, और वह भोजन पकाती है तभी पचती ही होगा। हाँ, फर्क है कि वह पुल्लिंग रहता तो स होता, स्त्रीलिंग है तो फा हुआ है। तुम संस्कृत पढ़ती हो, तुम का क्या होगा? तुम। फिर संस्कृत कर्म है तो संस्कृतम हो जाएगा, जैसे बालकम हुआ संस्कृतम। चूंकि तुम मध्यम पुरुष एक वचन है ना, तुम पुरुष हो या स्त्री हो, यानी तुम दोनों, तुम लोग या तुम सब, मैं हम दोनों, हम या हम लोग या हम सब। ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से संस्कृत होता है इसका, है ना। यानी अस्मद शब्द, युष्मद शब्द, ये दोनों ही लिंगों में समान रूप से होते हैं। युष्मद शब्द में आता है तुम, युष्मद का अर्थ होता है तुम, और अस्मद का अर्थ होता है मैं। और प्रथमा विभक्ति के एक वचन में युष्मद का क्या होता है? तुम, युवाम, यूयम। और अस्मद का क्या होता है? अहम, अवाम, वयम। फिर युष्मद के द्वितीय विभक्ति में क्या होता है? तुवाम, युवाम, युष्मान। और अस्मद के क्या होता है द्वितीय विभक्ति में? माम, अवाम, अहम, अवाम, वयम। अमाम, अवाम, अस्मान ना, ये होता है। तो हमको प्रथमा विभक्ति से ही मतलब है, चूंकि कर्ता को प्रथमा विभक्ति में लिखना है। तुम संस्कृत पढ़ती हो, तुम का यहाँ तुम हुआ, तुम पुल्लिंग भी रहता तो तुम ही होता, संस्कृतम हो गया कर्म के हिसाब से, संस्कृत बालक जैसा शब्द था, इसलिए जैसे बालकम वैसे संस्कृतम। पढ़ती हो तो मध्यम पुरुष एक वचन में आना है जी, तो क्या होगा? पठसी। वाह, आप लोग समझने लगे अब। तो हम पठसी। मैं चांद देखती हूँ, मैं का संस्कृत क्या होगा? अहम। वाह, एक ही बार में पटरी पर चढ़ गए आप लोग। अहम, हाँ, एक ही बार में इतना ना मटेरियल परिपक्व दे दिया गया और उसको रिवाइज करा दिया गया, एक एक पार्ट को समझा दिया गया कि आप लोग पहले से तैयार हो गए थे। मैं चांद देखती हूँ, तो मैं का संस्कृत अहम हुआ, पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो। चांद यहाँ कर्म है, क्या देखती हूँ का उत्तर दे रहा है चांद, तो चांद कर्म है, और चांद का मूल शब्द होता है चंद्र या सोम, है ना। तो ये दोनों ही अकारांत पुल्लिंग शब्द है, सोम या चंद्र, तो चंद्र का चलाते हैं, ज़्यादा ही मशहूर शब्द है। तो जैसे बालका, बालको, बालका, ऐसे चंद्र, चंद्रौ, चंद्रा। तो द्वितीय में आना है हमको, बालकम, बालको, बालकान, तो चंद्रम, चंद्रौ, चंद्रान। तो चंद्रम हो गया द्वितीय के एक वचन में, चंद्रम। देखती हूँ, देखना का दृश्य धातु होता है, मूल धातु दृश्य, फिर ये भी बदल जाता है, परिवर्तित होता है तो पफ से हो जाता है। और लिरिट लकार में इसमें भी दृश्य का क्या हो जाता है, थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है द्रक्ष करके, और तब रूप बनता है उसका, द्रक्षति, द्रक्षता, द्रक्षंती होता है लिरिट लकार में। बाकी सब में पफ पर चलेगा। तो हमको लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में आना है, आमी जुड़ता है, पश्य में आमी जुड़ेगा, क्या हो जाएगा? पश्यामी। पठ में आमी तो पठामी, लिख में आमी तो लिखामी। चलिए, राम और श्याम पढ़ते हैं, राम भी एक हैं और श्याम भी एक हैं, लेकिन पढ़ना क्रिया के कर्ता दो हैं, है ना। किसी भी वाक्य में क्रिया की भूमिका क्या होती है? क्रिया की भूमिका एक गृहिणी की होती है। जैसे परिवार रूपी वाक्य रूपी परिवार की गृहिणी कौन होती है? क्रिया। और उसके मुखिया कौन होते हैं? उसके संपादक। उस परिवार के मुखिया कौन होते हैं? उस क्रिया के संपादक, यानी उस क्रिया के कर्ता धर्ता। उस क्रिया के कर्ता कौन है ना, वो मायने रखता है। तो कर्ता यहाँ राम और श्याम हैं, दोनों ही समान रूप से, क्रिया एक ही है लेकिन कर्ता दो हैं। तो क्रिया का जब संस्कृत लिखना होगा तो हम द्विवचन में लिखेंगे, लेकिन राम तो एक ही है जी। तो राम एक ही हैं और राम संज्ञा है, तो यहाँ भी हम राम का संस्कृत प्रथमा के एक वचन में लिखेंगे, क्या होगा? राम।
और का संस्कृत च होता है, लेकिन हिंदी में जिसके जहाँ और होता है, जिसके परे और होता है, ठीक उसके बाद हम च लिखते हैं संस्कृत में। अब श्याम भी एक है, तो श्याम का संस्कृत क्या हो जाएगा? श्याम क्यों हुआ? श्याम भी एक संज्ञा है, श्याम भी करता है यहाँ, है ना। तो सभी संज्ञाओं कर्ता में जो संज्ञा हो तो उसका संस्कृत क्या होता है? प्रथमा विभक्ति में ही लिखा जाता है। कर्ता कारक को प्रथमा में लिखना ही है, संज्ञा हो या सर्वनाम हो। तो श्यामो हो गया। अब और का संस्कृत जो श्याम के पहले आया था उसका भी यहाँ च लिख देंगे। और क्या है? एक अव्यय शब्द है, उसका रूप बदलता नहीं है, जहाँ भी आएगा वैसे ही रहेगा। च माने और, वा मतलब या होता है, वो फिक्स है। आइए पढ़ते हैं। तो क्रिया के लिए कर्ता द्विवचन है, और दोनों ही जो कर्ता हैं वो क्या हैं? प्रथम पुरुष ही हैं। तो प्रथम पुरुष द्विवचन में क्रिया लिखेंगे, समझ रहे हैं ना? क्यों द्विवचन में लिखेंगे? क्रिया को दो आदमी करते हैं, एक आदमी नहीं, है ना। वो क्या होगा वो बात की बात है, समझ रहे हैं ना इसको? हाँ। तो पठती पठता पठंती, तो पठता आया प्रथम पुरुष के द्विवचन में, इसलिए पठता होगा। वे दोनों लिखते हैं, है ना। तो वे दोनों लिखते हैं, ऐसे स्पष्ट है कि वे दोनों पुल्लिंग हैं। लिखती हैं रहता तो स्त्रीलिंग हो जाता। तो पुल्लिंग में वे दोनों का तौ होता है, जैसे कि पुल्लिंग में सर्वनाम पद होता है स्वतौ ते, स्त्रीलिंग में होता है सा ते ता, नपुंसकलिंग में तब ते तानी। उसी के आधार पर जो सबसे पहले बोल रहे हैं एक वचन है, उसके बाद वाला द्विवचन है, उसके बाद वाला बहुवचन है, और तीनों ही पंक्ति जो बोले तीनों ही लिंग में बोले। अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता, और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जिसको तू धंधा बोलता है ना, क्राइम में वो धंधा बंद कर ले, वरना सांस लेना भी मुश्किल कर दूंगा। तीनों ही प्रथमा विभक्ति में ही बोले, ठीक है। तो वे दोनों का हो गया पुल्लिंग में तौ, तो हो गया प्रथम पुरुष द्विवचन, हुआ ना जी। प्रथम पुरुष द्विवचन। यहाँ भी कर्म नहीं आया था, कर्ता क्रिया के अलावा न कर्म आया था न कोई अन्य शब्द आया था। यहाँ भी वे दोनों कर्ता है, लिखते हैं, क्रियापद है, बीच में कोई अन्य शब्द नहीं आया है, कर्म या कोई भी शब्द। तो वे दोनों का तब हो गया। सीधे क्रिया लिखना है तो प्रथम पुरुष द्विवचन करता है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन में ही होगा। लेकिन क्रिया का लिखने के लिए सबसे पहले लकार का निश्चय करना जरूरी होता है। तो हमने निश्चय कर लिया है कि जिस क्रिया के अंत में है, हैं, हो या हूँ हो, उसे हम वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं, और उसमें लट लकार का ही प्रयोग किया जाता है। तो लट लकार में तीन प्रत्यय क्या होता है? ती, तहंती, सी, थ, थ, आमी, आवा, आम। उसी के आधार पर हम सब बनाते हैं। तो यहाँ फिर बता दूं कि इसका रूप चलेगा लिखती, लिखता, लिखंती, लिखसी, लिखता, लिखत, लिखामी, लिखावा, लिखामा। इस आधार पर प्रथम पुरुष द्विवचन में देखते हैं कि लिखता मिल रहा है, लिखती, लिखता, लिखंती। तो लिखता आया तो तौ लिखता हो गया। अनुवाद बनाने के जो भी प्रमुख सिद्धांत हैं और इससे संबंधित जो जानकारियां चाहिए वो मैं पहले आप लोगों को लिखा चुका था, लेकिन वीडियो में मैं उन तमाम जानकारियों को नहीं दे पा रहा हूं। इसलिए वीडियो के पाठक अगर अपनी इच्छा जताएंगे तो इसके लिए सिलसिलेवार सब मटेरियल जो है इससे संबंधित जो भी जानकारियां हैं उन जानकारियों को भी एकत्रित करने की कोशिश की जाएगी। चलिए इतना ही आज के लिए। भाग 1 है, अनुवाद का प्रथमा चरण है, यहीं से आरंभ करते हैं, तब जा करके हम आगे धीरे धीरे क्रमशः बढ़ते हैं। चलिए धन्यवाद।